बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसके अंतर्गत हम इकाई 1 में हिंदी अनिवार्य हिंदी साहित्य के अंतर्गत जनसंचार माध्यम और लेखन के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके भी अंतर्गत हम जनसंचार माध्यम को देख रहे हैं। हमने देखा पिछली कक्षा में हमने संचार और जनसंचार दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों, आज हम संचार के प्रकार जानने का प्रयास करेंगे कि संचार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पिछली कक्षा में हमने संचार की परिभाषा को जाना और जनसंचार को जाना। आज हम संचार के प्रकार जानेंगे। देखो, संचार एक जटिल प्रक्रिया है और उसके कई रूप या प्रकार हैं। हम यहाँ अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। देखो, संचार मैंने आपको बताया, आपसी बातचीत। दो तरीके का संचार हो सकता है। एक तो हम अपने आप से ही बातचीत करते हैं, पहले हम बोलने से पहले कुछ सोचते हैं और सोचने के बाद हम बोलते हैं, तो ये होता है अंतर व्यक्तिगत संचार। और इसके अलावा एक होता है अंतर, ये तो था अंतः व्यक्तिगत यानी स्वयं से बातचीत करना, और दूसरा होता है अंतर व्यक्तिगत संचार यानी दूसरे लोगों से बातचीत करना। और ये कई प्रकार का होता है, मौखिक, अमौखिक, सांकेतिक, कई प्रकार का ये संचार होता है। तो हम इसे अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। वैसे संचार के विभिन्न रूप या एक दूसरे में काफ़ी घुले मिले हुए हैं, इन्हें अलग अलग देखना काफ़ी मुश्किल है। यानी संचार के 2 या 3 रूप एक साथ चलते हैं। हम बातचीत करते हुए, हम किसी से बोल रहे हैं, बोलते हुए हम मौखिक और अमौखिक दोनों संचार कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे, जैसे कभी आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं, जाहिर है कि यह इशारा भी एक संचार है। हमने अपने मित्र को इशारा किया तो ये इशारा क्या है? संचार है, यानी उस तक की बात पहुंच गई कि हम उसको बुलाना चाह रहे हैं। इसे सांकेतिक संचार कहेंगे। क्या कहेंगे? संकेतों के द्वारा जो संचार होता है उसे हम सांकेतिक संचार कहेंगे। जब हम अपने से बड़ों का सम्मान प्रणाम करते हैं तो उसमें मौखिक संचार के साथ साथ दोनों हथेलियां जोड़कर जब प्रणाम का इशारा भी करते हैं, इस तरह एक ही साथ मौखिक और अमौखिक संचार होता है। अब देखो, इसमें 2 संचार एक साथ हो गए। हमने अपने से बड़े गुरुजन हैं, अपने से बड़े जो भी लोग हैं, उन्हें हमने प्रणाम किया कि आपको प्रणाम, और प्रणाम के साथ जब हमने दोनों हाथ भी जोड़े तो इसमें 2 संचार हो गए। एक तो मौखिक संचार जो हमने प्रणाम शब्द बोला, और दूसरा जो हमने हथेलियों को जोड़ा, ये क्या हुआ? ये अमौखिक संचार हो गया। जैसे हम किसी से बातें करते हुए अपनी आँखों, चेहरे, हाथ की गति और स्वर के उतार चढ़ाव के जरिए मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद कर रहे होते हैं। आपने देखा, हम बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते हम हाथों को घुमाते हैं, उंगलियों का इशारा करते हैं। हम किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और किसी सामने वाले से बात करते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हुए हम बोलते भी जा रहे हैं और सांकेतिक भी करते जा रहे हैं। यानी मौखिक और अमौखिक दोनों संचार एक साथ, दोनों क्रियाओं को हम एक साथ कर रहे हैं। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी हम अगर सपाट खड़े हैं, एकदम सीधे, और खड़े होकर के लगातार कुछ बोले जा रहे हैं या सामने वाले से लगातार बात करते जा रहे हैं, तो सामने वाला को भी हमारी बातों में कोई रुचि नहीं आएगी। या हम सपाट खड़े होकर, मैं एकदम सीधा खड़ी हूँ और सीधा खड़ी होकर आपको बोलती जा रही हूँ लगातार, कुछ नया नहीं बता रही, कुछ हाथ के इशारे से नहीं बता रही, तो आपको भी क्या है, इसमें रुचि नहीं आएगी। इसलिए क्या होता है, अमौखिक संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसमें? मौखिक संचार में। जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने के साथ साथ जो हम इशारे, हाथ के जो संकेत करते हैं, या हमारे चेहरे के जो हाव भाव आते हैं, या हमारा जो हमारी शारीरिक क्रिया है, उनके जो हाव भाव आते हैं, वो हमारे मौखिक संचार में बहुत मदद करते हैं। हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक से कहीं ज़्यादा अमौखिक संचार के जरिए व्यक्त होती है, जैसे खुशी, दुख, प्रेम, डर आदि। देखो, मौखिक संचार हम कह करके अपनी सब कुछ बात बोल करके सब कुछ बात कह सकते हैं, लेकिन जो हमारा अमौखिक संचार है और उसके द्वारा जो भावनाएं हमारी व्यक्त होती है, जैसे खुशी, कोई व्यक्ति बहुत खुश हो रहा है, उसे बहुत खुशी है, तो उसके चेहरे से ही हमको पता चल जाएगा कि ये बहुत खुश है। दुखी, जो व्यक्ति दुखी होगा था, उसके चेहरे से उदासी झलकेगी तो हमें पता चल जाएगा। प्रेम भी अपने जो भाव है वो चेहरे पर प्रकट करता है। डर भी अपने चेहरे पर जो भाव है वो ले आता है। तो यानी कि जो अमौखिक संचार है उसके द्वारा ये भावनाएं खुशी, दुख, प्रेम और डर आदि भी व्यक्त होते हैं। यानी कहकर, कई बार क्या लोग होते हैं, जैसे कोई डर गया बच्चा, और डरने के बाद वो मौखिक संचार नहीं कर सकता, लेकिन उसका जो डर है, उसके चेहरे के जो भाव है और उसका जो अमौखिक संचार है, उससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा बहुत डरा हुआ है। संचार के विभिन्न रूपों को हम एक तरह से देख सकते हैं। याद कीजिए, जब आप अकेले में होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं। देखो बच्चों, आप चाहे अभी क्लास में पढ़ते हुए या आप अकेले में जब भी बैठे हो, आप देखा करो, आपका दिमाग कभी भी खाली नहीं रहता है।
जो ये हमारा मस्तिष्क से ही कभी भी विचार शून्य नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, कुछ ना कुछ विचार इसमें आते रहते हैं। हम कोई ना कोई योजना बनाते रहते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं। यह भी एक संचार है, यानी कि जो संचार की प्रक्रिया है वो सतत प्रक्रिया है और निरंतर मनुष्य के दिमाग में चलती रहती है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। कौन सी वाली संचार प्रक्रिया है? जो अंतर्व्यक्तिक जो संचार प्रक्रिया है, यानी कि जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा करता रहता है। यह संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही होता है। कई लोग अपने आप से भी बात करते हैं। अभी जैसे मैं हूँ, मैंने पढ़ाने से पहले इसको थोड़ा देखा है, पढ़ा है, यानी अपने आप से मैंने ही अपने आप को पढ़ा और अपने आप को ही पढ़ा लिया। यानी कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होते हैं और यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। जब तक हम किसी चीज़ को मनन नहीं करेंगे, जब तक हम किसी चीज़ का चिंतन नहीं करेंगे, यदि हम बिना चिंतन करें और बिना मनन करें यदि हम इस चीज़ को अपने मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा बाहर निकाल देंगे तो हो सकता है उसमें कुछ गलतियाँ हो जाए। इसलिए हमें क्या है, ये सबसे बुनियादी रूप है। कौन सा? अंतर्व्यक्तिक संचार है, जो हम अपना चिंतन करते हैं, अपना मनन करते हैं। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। इसे अंतर्व्यक्तिक या इंट्रापर्सनल संचार भी कहते हैं। जो व्यक्ति अपने आप से करता है, अपने आप से बातचीत करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, यानी कि संचारक और प्राप्तकर्ता जिसमें एक ही होता है, उसे अंतर्व्यक्तिक संचारक कहते हैं। हम जब पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं तो वह भी अंतर्व्यक्तिक संचार का उदाहरण है। हम पूजा करने गए, भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ करके हम कोई प्रार्थना गा रहे हैं या कहीं हम इबादत कर रहे हैं या फिर कोई पूजा कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अंतर्व्यक्तिक संचारक हो रहे हैं। यानी कि उससे जो सामने मूर्ति है, जो सामने भगवान हमारे सामने खड़े हैं, वो हमसे वार्तालाप तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप से वार्तालाप कर रहे हैं। उनको भी हमने अपने आप में ही समा लिया है, उनकी बात भी हम कह रहे हैं, यानी उन्हें सुना भी रहे हैं और उनसे उनका जो जवाब है वो भी हम ही दे रहे हैं। सामने से कभी कोई ईश्वर की मूर्ति बात नहीं करती है, लेकिन हम क्या करते हैं? पूजा करते वक्त क्या करते हैं? प्रार्थना करते वक्त हम उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, यानी उन्हीं की बात का जवाब भी हम स्वयं ही दे रहे हैं। तो ये अंतर्व्यक्तिक संचार का उदाहरण है। यानी इसमें संचार करने वाला व्यक्ति, यानी बोलने वाला व्यक्ति भी वही है और प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी एक ही है। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है। हम पहले सोचते हैं, फिर किसी और से संवाद करते हैं। हम आपस में भी बातचीत कर रहे होते हैं, क्लास में भी बातचीत कर रहे होते हैं, बच्चों तुरंत जो हमारा मस्तिष्क है तुरंत पहले उस बात को सोचता है, तब हम अपने मुख से यानी अपनी ज़बान से उस बात को निकालते हैं। हमें इस बात का पता नहीं चलता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते वक्त ये जो विचार जो मेरे मुख से निकल रहे हैं ये मेरे दिमाग में लगातार आ रहे हैं। यानी पहले दिमाग में हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और फिर उसके बाद तुरंत उसको हम मौखिक रूप से अभिव्यक्त करते हैं। तो लेखक यहाँ कहते हैं हम पहले सोचते हैं और किसी से संवाद करते हैं। स्पष्ट है कि किसी विषय या मुद्दे पर सोच विचार करना या विचार मंथन भी संचार का ही एक रूप है। यानी कोई विशेष कोई मुद्दा ले लिया, उस मुद्दे पे हमको कुछ बोलना है, कोई टॉपिक है उस पर हमको कुछ बोलना है, तो उससे पहले हम उस पर सोच विचार करेंगे और उस पर विचार मंथन करेंगे। तो यह भी क्या है? संचार का ही एक रूप है, जिसे हम अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं। लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर्व्यक्तिक यानी इंटरपर्सनल संचार कहते हैं। यानी जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? अंतर्व्यक्तिक संचार या इंटरपर्सनल संचार कहेंगे। इस संचार में फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है। फीडबैक जानते हो बच्चों? मान लो आपकी मम्मी है, उन्होंने किचन में खाना बनाया, कोई सब्जी बनाई, अच्छी बनाई और आपको उन्होंने टेस्ट करने के लिए दी, तो आपने तुरंत फीडबैक दे दिया कि मम्मी बहुत अच्छी बनी है, या इसमें नमक ज़्यादा है, या इसमें नमक सही है। मतलब तुरंत जो फीडबैक दिया, तुरंत जो बताया कि ये सामान कैसा बना है या ये वस्तु कैसी बनी है। तो इसमें क्या है? जो इंटरपर्सनल संचार होता है उसमें फीडबैक तत्काल प्राप्त हो जाता है। जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं तो एक मान लो सामने वाले ने कुछ कहा और जो सुन रहा है वो कहता है नहीं 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 तुम गलत कह रहे हो, तो मिल गया तुरंत फीडबैक। अंतर्व्यक्तिक संचार की मदद से ही हम आपसी संबंध विकसित करते हैं। भाई एक दूसरे से बातचीत करेंगे जब भी तो हमारे आंतरिक संबंध विकसित होंगे। आप भी चुपचाप बैठे हो, मैं भी चुपचाप बैठी हूँ, तो हमें क्या पता आप कौन हो और मैं कौन हूँ और आपके क्या विचार हैं और मेरे क्या विचार हैं। यानी हम अपने विचारों का मिलान करने के लिए, विचारों को एक साथ उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अंतर्व्यक्तिक संचार की आवश्यकता पड़ती है। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। संचार का यह रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। यानी अंतर्व्यक्तिक जो संचार है वो तो मतलब इंट्रापर्सनल यानी स्वयं का जो विचार है वो होता है अंतर्व्यक्तिक, और ये जो अंतर्व्यक्तिक संचार है ये क्या करता है? ये हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करता है। और संचार का यह रूप हमें पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद क्या करता है? खड़ी करने में हमारी मदद करता है। यदि हम एक दूसरे से परिवार में रह करके बातचीत नहीं करेंगे तो वह परिवार नहीं कहलाएगा।
अपनी व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए हमारा अंतर्व्यक्तिक संचार का कौशल उन्नत और प्रभावी होना चाहिए। जब तक हमें अंतर्व्यक्तिक संचार करना नहीं आएगा, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। क्या है? सामाजिक प्राणी है, समूह में रहता है, समाज में रहता है, और समाज में रहने के लिए उसे संचार की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए आदि मानव ने वो संकेतों से बातचीत कर रहा था, उसे कहाँ जरूरत थी भाषा की और लिपि की? कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मनुष्य का जो बुद्धि कौशल है वो बहुत अत्यधिक विकसित है, इसलिए उसने भाषा का और लिपि का विकास किया। इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने क्या किया? अंतर्व्यक्तिक संचार का क्या किया? उन्होंने इस भाषा को उत्पन्न किया या इसका विकास किया। तो हमें अंतर्व्यक्तिक संचार का कौशल उन्नत और प्रभावी हमारा होना चाहिए। कब? जब हम व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इस कौशल की ज़रूरत हमें कदम कदम पर पड़ती है। नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में आपके इसी कौशल की परख होती है। आप देखते हो, हम किसी से फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होता है? यदि हम किसी से बात करें, हमारा पहला प्रभाव हमारी बातचीत का प्रभाव होता है कि हम किस तरीके के शब्दों को काम में लेते हैं, हमारा बोलने का तरीका कैसा है। जब बड़े बड़े अफसरों के इंटरव्यू होते हैं, आप लोग नौकरी में जाओगे आगे, तो इंटरव्यू जब आप दोगे, साक्षात्कार जब आप करोगे, तो आपके वहाँ बोलने के तरीके से, आपके जवाब देने के तरीके से, आपके रहन सहन से, आपके प्रभाव से आप क्या होगा, सामने वाले को पता चलेगा कि जो इंटरव्यू देने या साक्षात्कार देने जो स्टूडेंट आए हैं या जो छात्र आए हैं, उनका जो अंतर्व्यक्तिक जो उनका संचार है वो कैसा है। तो नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में आपके इसी कौशल की परख होती है। कौन से कौशल की? अंतर्व्यक्तिक संचार की परख होती है। संचार का तीसरा प्रकार है समूह संचार। हमने दो तरीके के संचार पढ़े, अंतर्व्यक्तिक यानी जो इंट्रापर्सनल, जो व्यक्ति स्वयं से करता है, दूसरा है इंटरपर्सनल, जो दूसरे व्यक्ति से करता है, सामने वाले से, और तीसरा प्रकार है समूह संचार, जो कि वह समूह में करता है। इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। आपने देखा ना, चर्चा पर चर्चाएं होती है। कई बार आपने न्यूज़ टीवी चैनल्स पे देखा होगा, बहुत सारे लोग समूह में बैठे रहते हैं, फिर एक कोई विषय दिया जाता है, उस विषय के ऊपर वो अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। जैसे आपकी कक्षा समूह या संचार का एक अच्छा उदाहरण है। हम कक्षा में 30 के आसपास विद्यार्थी बैठे हैं और हमें सारे एक टॉपिक दे देते हैं और 5-5 का ग्रुप बना देते हैं, हम उस विषय के ऊपर चर्चाएं करते हैं। इस संचार में हम जो कुछ भी करते हैं वे किसी एक या दो व्यक्ति के लिए न होकर पूरे समूह के लिए होता है। यानी पूरा जो समूह है उसके लिए वो जो प्रकरण या जो टॉपिक हमको दिया गया है वह चर्चा का विषय होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं की बातचीत, बहस, मुबाहिसे के जरिए हल करने के लिए होता है। जो समूह चर्चा होती है वो किस लिए होती है कि कोई मुद्दा हम उठा लेते हैं, उस मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करते हैं, बहस करते हैं उसके ऊपर, और अंत में हम किसी निर्णय पर जा करके पहुँचते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने विचार रखते हैं, उन विचारों का जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो उस मुद्दे को हम सुलझा सकते हैं। संसद में जब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है तो यह भी समूह संचार का ही एक उदाहरण है। अब देखो, संसद में बहुत सारी बातें, देश से संबंधित सारी बातें संसद में उठाई जाती है, फिर एक कोई मुद्दा उठाया जाता है और उस मुद्दे पर जब सब लोग बातचीत करते हैं और अंत में जब निर्णय होता है तो क्या होता है, ये समूह संचार का ही एक उदाहरण माना जाता है। इसी तरह गाँव की पंचायत या किसी समिति की बैठक भी समूह संचार का उदाहरण है, जहाँ गाँव के लोग या समिति के सदस्य आपस में चर्चा कर किसी निर्णय तक पहुँचते हैं। मान लो कोई फैसला है, ग्राम की पंचायत कर रही है, तो 5 लोग आपस में बैठेंगे, उस जो मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे और उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? समूह संचार। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार। हमने 3 तरह के संचार पढ़े, हमारा सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन या पत्रकारिता। क्या कह सकते हैं हम इसको? पत्रकारिता। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। देखो, अपने आप से बातचीत करना अंतर्व्यक्तिक संचार, 2 जने आपस में बातचीत करना अंतर्व्यक्तिक संचार, समूह में चर्चा परिचर्चा करना समूह संचार। लेकिन जनसंचार मास कम्युनिकेशन, ये क्या होता है? ये इसमें आमने सामने का संवाद नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय, ये बजाय शब्द को देखो बच्चों, हम इसमें प्रत्यक्ष संवाद नहीं करते हैं, किसी तकनीकी या यांत्रिकी माध्यम के जरिए, या तो कोई तकनीकी माध्यम हो या कोई यांत्रिकी माध्यम हो, समाज का एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिकी माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। मान लो कोई एक समाचार है, कोई अभी नया लेटेस्ट एक समाचार आया है, उसको टेलीविज़न के माध्यम से जब
प्रसारित किया जाता है तो क्या होता है, वो टेलीविज़न के माध्यम से प्रसारित संचार है जो पूरे विश्व में जाएगा। कहाँ जाएगा? केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जाएगा। जो उस चैनल को खोल के देखेगा वो उस संचार को सुनेगा, उस न्यूज़ को वो सुनेगा। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है, मसलन जैसे अखबार है, रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है या इंटरनेट है। इनकी मदद के बिना हमारा जनसंचार नहीं हो सकता। और इन्हीं की मदद से, जैसे अखबार की मदद से, अखबार में बहुत सारी न्यूज़ छपती है और वो कितनी सारी प्रतियाँ उसकी छप जाती हैं, और जब वो सारी जगह फैल जाती है, पूरे देश में फैल जाती है, तो सबको उस न्यूज़ के बारे में या उस खबर के बारे में पता चल जाता है। या रेडियो हो, टीवी हो, सिनेमा हो या इंटरनेट के जरिए हम जनसंचार कर सकते हैं। अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं, लेकिन प्रेस के जरिए उनकी हज़ारों लाखों प्रतियाँ प्रकाशित करके विशाल पाठक वर्ग तक पहुँचाई जाती है। देखो, जो समाचार टीवी पर हमने सुना, उसी समाचार को यदि हमें अखबार में छापना है तो हम क्या करके उसकी हज़ारों लाखों प्रतियां प्रकाशित करेंगे और लाखों विशाल पाठक वर्ग तक वो पहुंचाई जाती हैं। कई लोग क्या करते हैं, टीवी में न्यूज़ सुनने की बजाय सुबह सुबह अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि अखबार में सारी छोटी बड़ी सारी, मतलब हमारे देश विदेश की, इसके साथ ही हमारे जो शहर की है, गली मोहल्ले की न्यूज़ भी अखबार में आती है। तो लोग क्या करते हैं, अखबार पढ़ना यानी समाचार पत्र पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम जनसंचार की विशेषताएं देखेंगे कि जनसंचार की क्या विशेषताएं हैं। जो संचार का सबसे बड़ा साधन है जनसंचार, इसलिए आज हम यहाँ संचार की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। समूह संचार में, अंतर्वैयक्तिक संचार में तुरंत फीडबैक प्राप्त होता है, लेकिन जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। आप देखते हो आजकल अखबारों में पोल आती है ना। मान लो कोई खबर छप गई, उस खबर को पोल के रूप में दे दिया जाता है। उसमें से 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, लोग उस पर टिक कर देते हैं, यानी अपना मोबाइल हो या अपना टैब हो, उसके ऊपर टिक करके उस पोल को, जो हमारे ई अखबार आते हैं, आपने देखा है मोबाइल के ऊपर जो ई अखबार आते हैं उसमें पोल आती है, और उससे पता चल जाता है कि कितने लोगों ने इस न्यूज़ को, उसके जो 3 ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से कौन कौन से ऑप्शन को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो जनसंचार में तुरंत तो फीडबैक प्राप्त होता नहीं है। जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है, यानी बहुत बड़ा दायरा होता है जनसंचार के श्रोताओं का। साथ ही इसका गठन भी बहुत पंचमेल होता है, यानी बहुत एक सीधा साधा गठन नहीं होता है जनसंचार का। जनसंचार का जो गठन होता है वो पंचमेल होता है, यानी बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती है। जैसे किसी टेलीविज़न चैनल के दर्शकों में अमीर वर्ग भी हो सकता है और गरीब वर्ग भी, शहरी भी और ग्रामीण भी, पुरुष भी और महिला भी और युवा भी और वृद्ध भी। देखो, सबके विचार अलग अलग होंगे। मान लो महंगाई के ऊपर एक न्यूज़ छपी है, एक समाचार छपा है महंगाई के ऊपर, तो उसमें अमीर वर्ग की क्या प्रतिक्रिया होगी, गरीब वर्ग की क्या होगी, ग्रामीण वर्ग की क्या होगी, शहरी वर्ग की क्या होगी, महिलाओं की क्या होगी और पुरुषों की क्या प्रतिक्रिया होगी। मान लो बजट छपा है, बजट की न्यूज़ आती है, तो बजट के ऊपर सब लोग अपने अपने विचार देते हैं, नहीं देते। उसी तरीके से इसका गठन बहुत पंचमेल होता है, यानी थोड़ा सा कठिन होता है, इसमें तुरंत फीडबैक प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा उनमें कोई दिल्ली में बैठा हो सकता है, कोई पटना में, लेकिन सभी एक समय पर टीवी पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रहे हो सकता हो। इसी से जुड़ी जनसंचार की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। अब देखो, मान लो टीवी पे कोई न्यूज़ चैनल है, उस पर कोई न्यूज़ चल रही है, समाचार चल रहा है, तो उसको देखने वाला दिल्ली में भी हो सकता है, पटना में भी हो सकता है। कैसे अपनी प्रतिक्रिया भेजेगा? नहीं भेज पाएगा। लेकिन सभी एक ही समय पर टीवी पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रहे हैं। इससे जुड़ी जनसंचार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। यानी जनसंचार के माध्यम से जो भी चीज़ प्रकाशित होती है या जो भी चीज़ प्रसारित होती है वो क्या होती है? सार्वजनिक होती है, यानी सबके लिए समान होती है। समूह में यदि हम बातचीत कर रहे हैं तो 8, 10, 15, 20 लोगों का समूह होता है, और अंतर्व्यक्तिक जब हम संचार करते हैं तो 2 ही जनों का या 3 जनों का होता है, और अंतर्व्यक्तिक करते हैं तब तो हम स्वयं अकेले ही होते हैं। तो जनसंचार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके द्वारा प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, यानी सबके पास वो खबर पहुँचेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्व्यक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। मैंने आपको बता ही दिया अंतर्व्यक्तिक और समूह संचार में क्या होता है, लेकिन जनसंचार के संदेश क्या होते हैं, ये सबके लिए होते हैं। आगे देखो, जनसंचार का संचार के अन्य रूपों से एक फ़र्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। हमारे बाकी के जो पिछले 3 संचार है उसमें क्या है, उसमें जो संचारक है और जो प्राप्त करता है उनका सीधा संबंध होता है आपस में, यानी साथ में बैठे हुए हैं, चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं समूह में। अंतर्व्यक्तिक में आपस में बातचीत कर रहे हैं, और अंतर्व्यक्तित्व में तो स्वयं प्राप्तकर्ता और संचारक एक ही होता है। लेकिन जनसंचार के रूपों में क्या है, इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता। मैंने आपको बताया इसका एक जरिया है पोल। यदि हम
जो समाचार प्रकाशित कर रहे हैं वो अगर जनता की राय जानना चाहते हैं तो वो पोल करवाते हैं कि पोल के ऊपर कितने % लोगों ने क्या मतलब पोल किया है। एक वो उसमें कोई न्यूज़ के ऊपर दो तीन ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन के ऊपर हमको पोल करके बताना होता है। प्राप्तकर्ता यानी पाठक, श्रोता और दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण पहचानता है। संचार के अन्य रूपों की तुलना में जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी जरूरत पड़ती है। देखो प्राप्तकर्ता यानी पाठक, श्रोता और दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण पहचानता है। कैसे पहचानता है? संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण और संचार के अन्य रूपों की तुलना में जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी जनसंचार ऐसे नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आया, उसने अखबार छापा और सब जगह भेज दिया। नहीं, इसके लिए एक बहुत बड़े संगठन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो इंटरनेट हो और चाहे वो अखबार हो। इसके लिए एक बहुत बड़े संगठन की आवश्यकता पड़ती है। सीढ़ी दर सीढ़ी ये चीज़ चलती है, तब जा कर के सार्वजनिक रूप से हमारे पास आकर के पहुँचती है। अब आप देखो, औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। इसके लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है और इसके बिना जनसंचार माध्यम को चलाना बहुत मुश्किल है। जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है। रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से प्रसारित किया जाता है। आप रेडियो सुनते हैं, ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं, FM सुनते हैं। इसके अलावा समाचार पत्र आप देखते हो, बहुत सारे समाचार पत्र है, द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, ये जो जनरल समाचार पत्र है, बहुत सारे समाचार पत्र है। लेकिन ये काम करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसके लिए एक बहुत बड़े संगठन की आवश्यकता होती है। जनसंचार माध्यमों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनमें ढेर सारे द्वारपाल या गेट कीपर काम करते हैं। जो संगठन में जो लोग काम करते हैं उसको हम यहाँ द्वारपाल या गेट कीपर नाम से इनको यहाँ संबोधित किया गया है। द्वारपाल वे व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। द्वारपाल किसको कहा गया है? यानी काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, इस मतलब मान लो कोई समाचार पत्र प्रकाशित हो रहा है, उस समाचार पत्र में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें द्वारपाल शब्द कहा गया है। वे व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। मान लो एक पत्रकार है, उसने कहीं कोई घटना होते हुए देखी और उस घटना को वो लिख करके लाया, उसकी कैमरे से फ़ोटो खींच के लाया, वीडियो बना के लाया। क्या वो प्रकाशित कर देगा? क्या वो प्रसारित कर देगा? क्या वो न्यूज़ चैनल पे चला देगा? क्या वो अखबार में छाप देगा? नहीं। इसके लिए उस न्यूज़ को पहले सही करनी होगी, उसके लिए बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी प्रक्रिया से उस समाचार को गुजरना पड़ेगा, तब वो जा कर के जनता के सामने आएगा। किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही तय करते हैं कि वहाँ किस तरीके की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित की जाएगी। यानी ये इतने सारे व्यक्तियों का जो समूह है जिन्हें हम द्वारपाल कह रहे हैं, ये उस समाचार को देखेंगे, उसमें कटिंग करेंगे, देखेंगे कहाँ कुछ कोई ऐसा नहीं हो, कोई नकारात्मक शब्द जो है कि अखबार में छप जाए और लोगों के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ जाए। जैसे किसी समाचार पत्र में संपादक और उसके सहायक समाचार संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक आदि यह तय करते हैं। यानी एक पत्रकार एक समाचार को लेकर के आया है और ला करके उसने अपनी एक न्यूज़ बना करके दे दी। उस न्यूज़ को संपादक देखेंगे, सहायक समाचार संपादक देखेंगे, सहायक संपादक देखेंगे, उप संपादक आदि सब उसको देखेंगे, उसमें क्या गलतियां हैं, क्या सही है, ये सब तय करने के बाद में ही वो प्रकाशित किया जाएगा। समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस तरह छपेगा, इस तरह ही टीवी और रेडियो में भी द्वारपाल होते हैं जो उसमें प्रसारित होने वाली सामग्री को निर्धारित करते हैं। कि जैसे अभी हम देख रहे थे रूस यूक्रेन का जो युद्ध है, उसमें कैसे ही जो रिपोर्टर होते हैं वो न्यूज़ को बताते हैं और किस तरह उसको कैमरे में पूरे को वीडियो शूट किया जाता है और किस तरह उसको कई बार तो हमको लाइव भी दिखाया जाता है और कई बार क्या होता है उसमें कटिंग करके या कटाई छटाई करके उसे जनता के सामने लाया जाता है। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। द्वारपाल कौन होते हैं? यानी कि जो समूह में कार्य करते हैं, जो प्रसारण का और प्रकाशित करने का जो कार्य करते हैं, वो द्वारपाल कहलाते हैं। यह उनकी ही जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही उनके प्रसारण या प्रकाशन की इजाज़त दें। किसकी जिम्मेदारी है? उन द्वारपालों की जो संगठन में काम कर रहे हैं, जो समाचार पत्र के संगठन में काम कर रहे हैं, जो प्रसारण के संगठन में काम कर रहे हैं। उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वे सार्वजनिक हित यानी पूरी जनता का जो हित है उसको देखें, पत्रकारिता के सिद्धांतों को जानें, उसके मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार ही समाचार को छापें, सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही प्रसारण या प्रकाशन की इजाज़त प्रदान करें। अब हम पढ़ेंगे संचार के कार्य। संचार के कौन कौन से कार्य होते हैं।
आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में संचार का खूब इस्तेमाल करते हैं। विदाउट संचार तो क्या है, बिना संचार तो हम कुछ भी नहीं है, मौनी बाबा हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं। हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद अपने आप से घुटन सी महसूस होने लगती है। तो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में संचार का बहुत महत्व है। निश्चय ही आप उसके उपयोग और कार्यों से बहुत हद तक परिचित हैं। संचार विशेषज्ञों के अनुसार संचार के कई कार्य हैं। इनमें से कुछ कार्यों को हम यहाँ रेखांकित कर सकते हैं। हम यहाँ कुछ कार्य देखेंगे, संचार के कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं। तो देखो आप, संचार का प्रयोग कुछ हासिल या प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे अपने दोस्त से किताब मांगने के लिए। हमें अपने दोस्त से किताब मांगनी है, या तो वो हमारे बिल्कुल नज़दीक बैठा है, इशारे से उसको कहेंगे कि ये मुझे दे दे, ये भी संचार है, सांकेतिक संचार है। हम उससे मांग भी सकते हैं कि मित्र अपनी किताब थोड़ी देर के लिए मुझे देना। तो संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे अपने दोस्त से किताब मांगने के लिए। नियंत्रण, संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यानी उसे हम एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करता है। अगर कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित नहीं करे तो बच्चे तो बाल रूप होते हैं और वो क्लास में बहुत शोर मचा देते हैं जब तक शिक्षक थोड़ा सा उनको समझाए नहीं कि नहीं अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका क्या काम है, इस वक्त आपका काम केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है, या उसको डांट करके या प्यार से बच्चों को समझाया जाता है। तो ये भी संचार का एक कार्य है। तीसरा है सूचना। कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए हम संचार का प्रयोग करते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं संचार के जरिए ही पढ़ा रही हूँ, यानी मैं कुछ बोल रही हूँ अपने मुख से, तो ये भी संचार ही है। अभिव्यक्ति, संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति के लिए अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। जैसे पिक्चर में आप देखो, हमने मोबाइल पे किसी को बर्थडे विश किया है। क्या किया है? बर्थडे विश किया है। हमने क्या किया है? उसको लिख के भेजा हैप्पी बर्थडे। तो ये क्या है? एक खास तरह की हमारी अभिव्यक्ति है। क्या है? खास तरह की अभिव्यक्ति है, और ये भी एक संचार का तरीका है। अगला है सामाजिक संपर्क, यानी माइक पे खड़े होकर बोलना। संचार का प्रयोग हम समूह में आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। कई बार क्या होता है, स्टेज लगा हुआ होता है, किसी को अपने विचार व्यक्त करने होते हैं, समूह में बहुत से लोग बैठे हैं, माइक पे आते हैं और माइक पे आकर के अपने विचार किसी विशेष टॉपिक के ऊपर, आपने देखा स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? सामाजिक संपर्क है, यानी हम आपस में एक दूसरे से किस तरह बातचीत करते हैं। अगला क्या है? संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं या किसी चिंता को दूर करने के लिए करते हैं। हम किसी समस्या में पड़ गए तो यदि हमें बोलना नहीं आता, हमें भाषा का ज्ञान नहीं है, हम संचार नहीं कर सकते, तो हम कैसे चिल्ला करके बताएंगे कि हम इस समस्या में फंसे हुए हैं। जैसे ये व्यक्ति यहाँ फंसा हुआ है, तो ये बचाओ बचाओ की आवाज़ कर रहा है, दूसरे व्यक्ति इसको सुन रहे हैं, तो तुरंत इसकी सहायता करने के लिए आएंगे। और यदि हमारे पास कोई चिंता है, हम किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, तो हम स्वयं अपनी परेशानी का यदि हल नहीं ढूंढ सकते, तो हम अपने मित्र को, अपने साथी को, अपने परिवार के लोगों को बताएंगे कि हम इस परेशानी में, तो हमारी चिंता दूर करेंगे। तो इसके लिए भी हमें संचार की आवश्यकता पड़ती है। अगला देखो, संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं बातचीत करते हुए। या देखो, ये आप ये पिक्चर देख रहे हो, इसमें इस व्यक्ति को क्या कहा गया है? बातचीत करते हुए मूर्ख कहा गया है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को वो मूर्ख लग रहा है। तो संचार का प्रयोग अपनी रुचि की विषय या वस्तु के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए भी हम करते हैं। इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में, एक डॉक्टर या एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं। हम एक विद्यार्थी के रूप में अपनी भूमिका का संचार करते हैं, एक डॉक्टर अपनी भूमिका का संचार करता है, एक जज अपनी भूमिका का संचार करता है। अब हम पढ़ेंगे जनसंचार के कार्य। जनसंचार के कौन कौन से प्रमुख कार्य होते हैं। जिस प्रकार संचार के हमने ये इतने सारे कार्य पढ़े 7-8, उसी प्रकार जनसंचार माध्यमों के भी कई कार्य होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार है। संचार के कार्य जैसे हमने नियंत्रण के लिए, अपनी रक्षा के लिए बहुत सारे कार्य हमने यहाँ पढ़े अभी, उसी प्रकार जनसंचार के भी कई कार्य हैं। पहला कार्य है सूचना देना। हमें देश विदेश की सूचनाएं कहाँ से मिलती है? जनसंचार से ही मिलती है। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। यदि एक छोटा सा उदाहरण लें, यदि कहीं भूकंप आया है, हमें ज़रा सी भी कहीं से खबर लगी कि वहाँ कहीं बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया, तो हम तुरंत टीवी खोलेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि समाचार पत्र में तो दूसरे दिन वो खबर आएगी, हम तुरंत टीवी खोल करके और टीवी पर उस न्यूज़ को देखने लगेंगे। तो हमें कोई भी सूचना प्राप्त करनी हो, या कोई भी सूचना सरकार को देनी हो, या किसी की भी संगठन को देनी हो, तो वो किसके माध्यम से देता है? जनसंचार के माध्यम से सार्वजनिक हित में लोगों के पास पहुँचाता है। अगला देखो, शिक्षित करना। क्या है?
शिक्षित करना, जैसे जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाती है। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। देखो, जनसंचार का सबसे बड़ा कार्य क्या है? जनता को शिक्षित करना, लोगों को जागरूक करना। क्या करना? जागरूक करना, अपने हितों के प्रति लोगों को जागरूक करना जनसंचार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और लोकतंत्र में, जो हमारे देश में लोकतंत्र है, उसमें जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से आशय उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और सबके प्रति सजग बनाने से है। ये नहीं है हम गाँव में बैठे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम तो बस खेती कर रहे हैं, खा रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। इस तरीके का जीवन कोई जीवन नहीं होता है। हमें देश विदेश के हाल जानने हैं, हमारी क्या स्थिति है इस धरती पर, हम किस पोजीशन में इस धरती पर हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये सब हमें जनसंचार के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तीसरा देखो, मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के प्रमुख सामान है। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख माध्यम है। यानी जनसंचार है जो मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम है। एजेंडा तय करना, यानी कोई एक निश्चित बात को तय करना या कोई चीज़ को मतलब ग्रुप बनाना, या हमें कोई काम करना है, उस काम को हम किस तरह करेंगे, इसे एजेंडा कहते हैं। जैसे जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तैयार करते हैं। जैसे सरकार एजेंडा तैयार करती है कि भाई मुझे 5 साल में क्या क्या कार्य करने हैं, उसी प्रकार जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के द्वारा, यानी लोगों से सूचनाएं प्राप्त करके, उनके विचार जान करके क्या करते हैं, देश और समाज के लिए एजेंडा तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं और उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो वे घटनाएं मुद्दा या आम लोगों में चर्चा का विषय बन जाते हैं। कोई एक विशेष घटना है, घट के चली गई, यदि उसको कवरेज नहीं किया गया समाचार पत्रों ने या समाचार चैनलों ने, तो वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकेगी। उसे आगे बढ़ाने के लिए, किसी खास घटना को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये जो समाचार पत्र और समाचार चैनल है, ये क्या करते हैं, उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं और उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, यानी उसे व्यापक रूप से उस बात को फैलाते हैं और देश की जनता को उससे अवगत कराते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। यदि सरकार कुछ गलत कर रही है और समाचार पत्र और ये जो प्रकाशित और जो हमारे न्यूज़ चैनल यदि इसका प्रसारण नहीं करेंगे तो जनता को कैसे पता चलेगा। तो इस सब के लिए उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं। तो ये घटनाएँ, ये मुद्दे आम लोगों में फिर क्या होता है, चर्चा का विषय बन जाते हैं। और किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। बच्चों, ये जनसंचार ही है जिसके माध्यम से हम सरकार से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें हमारे देश विदेश में होने वाली घटनाओं के बारे में पता चल रहा है, हमें अपनी स्थिति के बारे में पता चल रहा है। इन सब का कारण क्या है, जनसंचार है। यदि जनसंचार नहीं होगा तो हम सबसे कट जाएंगे और दूर दूर हो जाएंगे। जनसंचार हम सबको एक गाँव के रूप में, एक टाउन के रूप में सबको बहुत पास में लेकर के आता है। अगला है निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। भाई, सरकार के प्रतिनिधि हम लोग चुन के भेजते हैं, अब आगे जाके वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जनता के हित में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब की निगरानी कौन करता है, जनसंचार माध्यम। कौन करता है, जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यमों के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारी सरकार ने कौन कौन से नए नए एजेंडे तैयार किए हैं, संसद में कौन कौन सी कार्रवाई हुई है, कौन कौन से नए मुद्दे उठे हैं, कौन कौन से अधिनियम बने हैं, कौन से नियम बने हैं, कौन से कानून हटे, ये सब हमें जनसंचार माध्यमों से ही पता चलता है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन या संस्था में कोई अनियमितता बढ़ती जा रही है, तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी किसकी है, जनसंचार माध्यम की है। कि जनसंचार माध्यम ही लोगों को बताएगा कि हमारी सरकार इस तरीके के कार्य कर रही है या ये संगठन है जो इस तरीके के कार्य कर रहा है। अगला है विचार विमर्श के मंच। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्त का मंच उपलब्ध कराते हैं। आप देखते हैं टेलीविज़न पे न्यूज़ चैनल जो आते हैं, NDTV है, इंडिया टीवी है, आज तक है, उस पर बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए रहते हैं और चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं। उससे हमें क्या होता है, जो देखने वाले और सुनने वाले लोग हैं उनको भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो क्या है, जनसंचार माध्यमों का कार्य क्या है, लोकतंत्र में विभिन्न विचारों की अभिव्यक्ति का मंच एक उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुँचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादक पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। आप अखबारों में देखते हैं, एक संपादकीय पृष्ठ आता है, उस संपादकीय पृष्ठ में कुछ लिखा हुआ होता है, संपादक की तरफ से एक चिट्ठी लिखी हुई होती है, उसको लोग पढ़ते हैं और पढ़ करके किसी घटना या किसी मुद्दे पे वो लिखा हुआ होता है और पढ़ करके लोग क्या करते हैं, उसमें राय देने का एक अपना अलग से कॉलम होता है और उसमें अपनी राय देते हैं। उस राय को अगले दिन समाचार पत्र में फिर से प्रकाशित किया जाता है।
इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी लोग अपनी राय है जो पत्रिका में संपादक के पृष्ठ छपा है उसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं और राय को अगले दिन अखबारों में छाप दिया जाता है। तो देखो बच्चों, आज हमने यहाँ संचार के कार्य और जनसंचार के कार्यों के बारे में पढ़ा। आप इसे पुनः पढ़िए और पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।